लास्ट क्लास में हमने हीट इंजन और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। चार तरह के प्रोसेसेस होते हैं हीट इंजन में, और वहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाली थी। एफिशिएंसी हमने निकाल ली थी, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, दैट इज ईटा इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 बाई Q2। Q2 जो होता है वो हीट सप्लाइड होता है टू द इंजन, और Q1 जो होता है वो हीट रिजेक्टेड टू द सिंक या फ्रॉम द हीट इंजन। एक और फॉर्मूला निकाला था हमने ईटा की, दैट इज T2 माइनस T1 बाई T2, लेकिन ये जो फॉर्मूला था ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही वैलिड था। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं था। और वहां से हमने एक कंडीशन की बात की थी, सिग्मा ऑफ Q बाई टी। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखा था हमने कि सिग्मा समेशन ऑफ Q बाई टी जो होता है वो 0 के बराबर होता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने ये देखा था कि Q बाई टी की वैल्यू एक 0 से कम होती है। द वैल्यू ऑफ Q बाई टी इज लेस देन 0, ये हमने देखा था फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर कोई इम्पॉसिबल प्रोसेस है तो हमने यहाँ से ये कंडीशन निकाल ली थी कि सिग्मा Q बाई टी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, समेशन ऑफ Q बाई टी। और इसी Q बाई टी को यहाँ से बेसिकली तीनों को मिला के एक कंडीशन बता दी थी मैंने, क्लासियस इनइक्वालिटी समेशन ऑफ या फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by t should be less than or equal to 0. For reversible process it should be equal to 0, for irreversible process it should be less than 0. यहाँ से एक क्वेश्चन किया था हमने। और उसके बाद एंट्रोपी की बात की थी। एंट्रोपी मैंने कहा था कि रैंडमनेस को मेजर करता है, ठीक है। रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी एंट्रोपी सिस्टम की उतनी ही ज्यादा होगी। ओके। और यहाँ से मैंने एंट्रोपी कुछ कैलकुलेट कराया था। सबसे पहले एंट्रोपी के बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को परिचित कराया था कि व्हाट इज एंट्रोपी एक्चुअली, और कई चीज़ों के माध्यम से मैंने एंट्रोपी के बारे में बताया, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होगी, सॉलिड में भी क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस है तो एमॉर्फस की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। अगर गैसेस हैं, अलग अलग गैसेस हैं, तो उसमें हाँ जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे गैसियस मॉलिक्यूल में उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक आध क्वेश्चन, जैसे H2 और H की मैंने एंट्रोपी की बात की थी तो मैंने बताया था H2 की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर H2 से 2H में जा रहा है तो 2H की एंट्रोपी ज़्यादा होगी, क्योंकि स्पीसीज ज़्यादा है। यहाँ पे 1 मोल है, उधर 2 मोल है, तो 2 मोल की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। और हमने ये भी पढ़ा था एंट्रोपी के बारे में कि ये एक स्टेट फंक्शन होता है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। अमाउंट ज़्यादा तो एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। कुछ रिएक्शंस के लिए हमने डेल्टा एस की बात की थी, ठीक है, NH3 प्लस HCl या फिर इस तरह से। उसके बाद अंडे के बारे में मैंने बताया था, अंडे में जब बॉयल होता है अंडा तो वो पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाता है, और मॉलिक्यूल इट इज जस्ट लाइक कि अंडा जो है तो वो क्रिस्टलाइन नेचर का है, यानी कि पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। जैसे ही आपने बॉयल किया वो पेप्टाइड बॉन्ड टूट गया, एमिनो एसिड्स अलग अलग हो गए, और अलग अलग होने की वजह से, एमिनो एसिड्स के अलग अलग होने की वजह से अ, अब रैंडमनेस ज़्यादा हो गई है। पहले मैंने कि एक मॉलिक्यूल कह लीजिए एन मॉलिक्यूल में टूट गया है, एक जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल था वो अब एन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। पूरा का पूरा प्रोटीन अगर एक मॉलिक्यूल मानेंगे बड़ा सा, तो वो एन मॉलिक्यूल्स में टूट गया, इसलिए इसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। यही काम स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में होता है, रबर को स्ट्रेच करते हैं एंट्रोपी बढ़ जाती है, क्योंकि जो उसकी कॉइलिंग होती है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, प्लस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसकी वजह से उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। अब हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी की बात की थी। व्हाट वुड बी द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, ये हमने देखा था। तो हमने इससे पहले आपको बताया था कि देखिएगा भाई,
जो Q बाई टी है ये एक नया फंक्शन टाइप का आ रहा है, ठीक है, और इसी को हम एंट्रोपी कह देते हैं। Q बाई टी को ही हम एंट्रोपी कह देते हैं, ठीक है। तो ds बराबर डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, यानी ये यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, एंट्रोपी जो होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही डिफाइन, मतलब डिफाइन तो मत कहिए, एंट्रोपी जो है कैलकुलेट जब किया जाता है तो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हर हर बार क्यों रिवर्सिबल देखेंगे, तो एंट्रोपी जब भी आप निकालेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही निकालेंगे, ठीक है। यानी कि ds इज इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। यहाँ पे मतलब समझ लीजिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा सोर्स और सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं, एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तभी रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो पाएगा, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, एक का स्लाइटली ज्यादा हो सो दैट हीट का ट्रांसफर हो पाए, सोर्स का स्लाइटली ज्यादा हो सो दैट कॉन्स्टेंटली हीट का ट्रांसफर हो पाए, अदरवाइज दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए सोर्स और सिस्टम ये दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। एस जो होता है एक स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है तो आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे ds का, तो s2 माइनस s1 विच इज डेल्टा s एंड दैट इज इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये आता है। अब यहाँ पे अगर t कांस्टेंट है तो t बाहर आ जाएगा, t बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल इज क्यू रिवर्सिबल, तो डेल्टा s जो होगा क्यू रिवर्सिबल बाई टी हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप उसको भी इंटीग्रेट करेंगे। तो फॉर एनी, तो ये तो रहा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप किस तरह से एंट्रोपी निकालेंगे। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी निकालनी है तो आप डायरेक्टली इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी नहीं निकाल सकते हैं, याद रखिएगा, कभी भी आप इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी नहीं निकाल सकते हैं। तो हमेशा क्या करेंगे, आप इमेजनरी रिवर्सिबल पाथ बनाएंगे एक, और उसके करॉस्पॉन्डिंग क्यू रिवर्सिबल इमेजनरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो हम बाद में अभी बात करेंगे, आज ही बात करेंगे उसकी कि वो कैलकुलेशंस कैसे होगा, लेकिन एक इमेजनरी रियल पाथ बनाएंगे, इमेजनरी रियल पाथ बनाएंगे, उसके करॉस्पॉन्डिंग क्यू रिवर्सिबल इमेजनरी निकालेंगे, और उसके बाद डेल्टा एस वहां से होगा, उस पाथ का जो डेल्टा एस होगा वो डेल्टा एस इमेजनरी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बोल दीजिए, यहाँ पे गलत लिखा है, क्यू सिर्फ लिखा है मैंने, इसको डी भी लगा दीजिए, डी क्यू रिवर्सिबल, डी क्यू, डी क्यू इमेज रिवर्सिबल इमेजनरी डिवाइड बाई टी होगा। अब चूंकि मैंने अभी बताया कि डेल्टा एस जो होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है, यानी कि उस इरिवर्सिबल पाथ का या इस रिवर्सिबल पाथ की एंट्रोपी जो होगी सेम होगी, तो डेल्टा एस ए बी पाथ के लिए इमेजनरी जो एंट्रोपी आएगी वही रियल के लिए आ जाएगी, रियल जो पाथ है ए बी इरिवर्सिबल पाथ। तो बेसिकली यहाँ से आप एंट्रोपी निकाल सकते हैं उस इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, यानी कि कहने का मतलब ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी जब एंट्रोपी आप निकालेंगे तो एक इमेजनरी रियल इमेजनरी रिवर्सिबल पाथ आप बनाएंगे और उस पाथ की एंट्रोपी आप कैलकुलेट करेंगे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो डेल्टा एस भी यहाँ से हो जाएगा क्यू रिवर्सिबल इमेजनरी डिवाइड बाई टी। अब यहाँ पे आपकी समस्या बस एक है कि सर ये क्यू रिवर्सिबल इमेजनरी आएगा कहाँ से, ये हमें कैसे पता चलेगा। डी क्यू लिखिए यार, बार बार मैंने क्यू लिखा है, इसको डी क्यू लिखिए, बेटर होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से आएगा, तो इसकी बात हम कर लेंगे, वो कोई समस्या नहीं है हमारे लिए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, यहाँ तक मैंने बताया था कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप बात करेंगे, ठीक है। अब एंट्रोपी को थोड़ा सा स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी को एक साथ थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं।
अभी भी याद रखिएगा, हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में नहीं पढ़ा है। अभी तक हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में नहीं पढ़ा है। व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ठीक है, अभी भी हम एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी में ही घूम रहे हैं, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझना है तो एंट्रोपी, स्पॉन्टेनिटी, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये नहीं समझेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, समस्या ये है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, अ, अगला टॉपिक देखते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं? कोई भी प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, खुद से नहीं होगा, उसको थोड़ा सा समझते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं, ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए एक कर्व है, पीवी कर्व। ठीक है, और ए पे हूँ और ए से मैं बी स्टेट में चला गया, ए स्टेट से बी स्टेट में चला गया मैं। तो जैसे ही मैंने ए स्टेट और ए से बी में जब मैं गया, तो जो पाथ मैंने चूज किया, ये वाला पाथ, ये इरिवर्सिबल पाथ था। दैट पाथ वाज इरिवर्सिबल, दैट पाथ वाज इरिवर्सिबल पाथ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और फिर मैंने क्या किया, फिर से बी से ए आ गया, फिर से बी से मैं ए आ गया। ठीक है, फिर से बी से ए आ गया, लेकिन इस बार जो मैंने पाथ चूज किया दैट वाज रिवर्सिबल पाथ। ठीक है, समझिएगा, ए से बी में मैं गया हूं, सभी लोग आ गए होंगे आई होप। काफी लोग आ गए हैं, कुछ लोग नहीं भी आए हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो हम आगे देखते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप ए से बी पे जा रहे हैं, ए से बी पे आप इरिवर्सिबली गए, लेकिन जब बी से ए आए तो एक रिवर्सिबल पाथ था। ओवरऑल प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा, जरा बताइए तो। ओवरऑल प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? ओवरऑल द साइक्लिक प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, बताइए जरा। बोलिए जरा भाई। अगर ए से बी रिवर्सिबल इरिवर्सिबली आए हैं तो ओवरऑल पाथ भी इरिवर्सिबल ही हो जाएगा, भले ही उसका कुछ पार्ट बी से ए जाना रिवर्सिबल रहा हो। लेकिन अगर साइक्लिक, ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, तो फॉर द ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस ए टू बी टू ए, दैट प्रोसेस शुड बी इरिवर्सिबल, है कि नहीं? होगा भाई, समझ में आ रही है कि नहीं बातें आप लोगों को? क्यों, हाँ सर, आ रही जी। आ रही है ना? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? एक बार पढ़ते रहा कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो पूछते रहिए, ये बड़ा ही जरूरी काम है। चीज़ों को एक बार रिवीजन, बहुत बड़ा ही जरूरी है, रिवीजन समय पे बार बार करना, बार बार करना, रिवीजन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अदिति नहीं आई है अभी तक, चलिए इनको बोल दिया ज्वाइन के लिए, चलिए ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही ये है, मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल है। प्रॉब्लम तो भले ही शायद आप कर पाए, लेकिन अगर फील लेनी हो इस टॉपिक का, जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो या तो मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दूं कि भैया ये फॉर्मूला होता है, उसको डिराइव भी कर दूं, लेकिन फिर भी वो फॉर्मूला समझना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन सब चीज़ों के लिए ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है,
सेकेंड लॉ एक बड़ा ही थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसके बारे में प्रॉब्लम्स थोड़े से इजी होते हैं, हालांकि थोड़े से घुमा फिरा के प्रॉब्लम पूछ दिया जाए तो फिर परेशानी हो जाती है, क्योंकि आपने चीज़ों को अच्छी तरह से समझा नहीं होता है। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इस थियोरेटिकल पार्ट पे। आप सोच रहे होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में सर न्यूमेरिकल्स कम आएंगे, न्यूमेरिकल्स कम आएंगे, आएंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा चीज़ों को देख लें, समझ लें। तो स्पॉन्टेनिटी को समझना है। ए से बी में जा रहा है, बी से ए में जा रहा है, ए से बी एक इरिवर्सिबल पाथ है, बी से ए एक रिवर्सिबल पाथ है। ओवरऑल प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एंड इफ ओवरऑल प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, देन फॉर इरिवर्सिबल आप जानते हैं समेशन ऑफ क्यू बाई टी शुड बी लेस देन 0, है ना। समेशन ऑफ क्यू बाई टी का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी, दैट शुड बी लेस देन 0। ठीक है, ओके। तो अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस है, एक ए से बी और एक बी से ए। तो यानी कि इस इंटीग्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए से बी गए हैं, डी क्यू रिवर्सिबल हीट दिया है आपने, डिवाइड बाई टी, प्लस उसके बाद बी से ए गए हैं, लेकिन वहां पे जो आपने हीट दिया है दैट इज डी क्यू इरिवर्सिबल, divide by t, and that should be less than 0, that should be less than 0। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, यस सर। कि एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। ए से बी ई रिवर्सिबल पाथ है भाई, मैंने यहाँ पे उल्टा लगा दिया, रिवर्सिबल होगा और ये रिवर्सिबल होगा। ठीक है, बी से ए। अच्छा, इंटीग्रेशन के बारे में कुछ आइडिया है? इंटीग्रेशन पढ़ा है? इतना जानते हैं कि अगर ए V1 से V2 में कोई इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, लिमिट को अगर मैं उल्टा कर दूं, V2 से V1 कर दूं, V1 से V2 जा रहे थे, V2 से V1 कर दें, तो इंटीग्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी, किसी चीज का, किसी भी फंक्शन का एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एफ एक्स डी एक्स, अगर लिमिट मैं उल्टा कर दूं तो इंटीग्रेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है? कुछ आइडिया है किसी को? नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव हो जाता है। बड़ी ही सिंपल सी बात है, बड़ी ही सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको तो ए से बी ही रहने दूं, डी क्यू इरिवर्सिबल डिवाइड बाई टी, इसको भी ए से बी में करूं, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। है कि नहीं? ठीक है यहाँ तक? अच्छा, इस नेगेटिव वाले को उधर भेज दूं, अब इस नेगेटिव वाले को उधर भेज दूं, तो क्या मिल जाएगा हमें? बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मिलेगी, समझिएगा जरा। ए से बी डी क्यू ई रिवर्सिबल डिवाइड बाई टी इज लेस देन ए टू बी डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाई टी। होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर सिस्टम जो है आइसोलेटेड है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, तो भाई आइसोलेटेड सिस्टम है तो आप हीट का ट्रांसफर नहीं करेंगे, कुछ हीट से, हीट सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्यू इरिवर्सिबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अच्छा, मैं ये आइसोलेटेड सिस्टम क्यों कह रहा हूँ, समझेंगे इस बात को। और आइसोलेटेड सिस्टम क्यू इरिवर्सिबल शुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि आप हीट का कोई ट्रांसफर हुआ नहीं है।
तो डेल्टा एस सिस्टम, जब हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ तो उसका समेशन भी सब जीरो हो जाएगा, यानी कि सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एक मिनट सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्यू इरिवर्सिबल आपका जीरो है, ठीक है। तो इस केस में, इस केस में ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा कि नहीं, समझिएगा जरा। क्यू इरिवर्सिबल अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो ये जो है, ये आपका जीरो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ये वाला टर्म जीरो मतलब क्या हुआ कि डेल्टा, यहाँ ये क्या है आपका भाई, यही तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, यही तो आपकी एंट्रोपी है। दिस इज योर एंट्रोपी, ए से बी में जाने की ये एक एंट्रोपी है, ठीक है। और वही सिस्टम की एंट्रोपी देखिएगा, एक बार फिर से चीजों को ऊपर से समझिएगा। मैंने क्या किया, समझिएगा जरा फिर से एक बार समझिएगा। ए से बी में गया इरिवर्सिबल पाथ में। अब मुझे क्या करना है कि ए से बी के लिए एंट्रोपी चेंज निकालना है कि कितना होगा एंट्रोपी चेंज। तो मैं क्या करूंगा, एक ए से बी में ही एक रिवर्सिबल पाथ, इमेजनरी रिवर्सिबल पाथ मैं बनाऊंगा। तो दैट वुड बी इमेजनरी रिवर्सिबल पाथ। मैंने उल्टा पाथ लिया है साइक्लिक करने के लिए, सो दैट मुझे एक कंडीशन मिल पाए। वो तो हम उल्टा करके और नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, वो कोई समस्या नहीं है हमारे लिए। तो ए से बी एक इरिवर्सिबली पाथ पे गए, और बी से ए एक इमेजनरी पाथ है जो कि रिवर्सिबल पाथ है, ठीक है। तो ओवरऑल तो लेस देन जीरो होगा ओवरऑल साइकिल के लिए, ठीक है। आपने कहा था, हमने आपको ये समझाया था कि जब भी किसी भी सिस्टम के लिए आप कोई सिस्टम अगर इरिवर्सिबली जा रहा हो तो हम क्या करेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग एक हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल पाथ बनाएंगे और उस रिवर्सिबल पाथ की एंट्रोपी निकाल लेंगे। यानी कि यानी कि ये जो इस चेंज में, बी से ए चेंज में जो एंट्रोपी होगी, या उसको नेगेटिव करके ए से बी चेंज में जो एंट्रोपी होगी, वही सिस्टम की एंट्रोपी चेंज होगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, फिर से समझिएगा जरा, फिर से समझिएगा, ऊपर से कहानी को समझिएगा। यहाँ से मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जैसे ए से बी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक अगर एंट्रोपी चेंज निकालना है तो आप एक इमेजनरी रिवर्सिबल पाथ बनाएंगे और उसकी एंट्रोपी निकाल लेंगे। उसकी एंट्रोपी निकलने के बाद, उसकी एंट्रोपी निकाल लेंगे, जो उसकी एंट्रोपी होगी वही ए से बी पाथ की एंट्रोपी होगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। तो वही बात मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने ए से बी में मैं गया हूँ एक इरिवर्सिबल पाथ के थ्रू, और मैंने सॉरी बी से ए आ गया एक इमेजनरी रिवर्सिबल पाथ के थ्रू, ठीक है। तो ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस में डी क्यू इंटीग्रेशन ऑफ रिवर्सिबल लेस देन जीरो होगा, क्योंकि ओवरऑल पाथ तो इरिवर्सिबल हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा, ए से बी में जाने की एंट्रोपी जो होगी वो रिवर्सिबली इरिवर्सिबली जाए या रिवर्सिबली जाए, सेम होगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि एंट्रोपी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन। तो ए से बी में अगर एंट्रोपी आपको निकालनी है तो आप इरिवर्सिबल पाथ के थ्रू जाएं या रिवर्सिबल पाथ के थ्रू जाएं। आप रिवर्सिबल पाथ के थ्रू जाएं या इरिवर्सिबल पाथ के थ्रू जाएं, एंट्रोपी चेंज हमेशा इक्वल होगी, क्योंकि एंट्रोपी चेंज के बारे में आपने पढ़ा है कि इट इज अ स्टेट फंक्शन। तो हमने एक इमेजनरी रिवर्सिबल पाथ बना लिया, उसके लिए एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड है, तो ए से बी में जाने में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं किया होगा आपने, ठीक है। तो क्यू इरिवर्सिबल क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। और इस केस में यही, ये आपका इतना जो होता है वो डेल्टा डेल्टा एस सिस्टम होता है। तो डेल्टा एस सिस्टम
ये पूरा का पूरा डेल्टा एस सिस्टम है एंड दैट इज अरे यार दिस इज डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो, आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। और यही जो डेल्टा एस सिस्टम होगा ये क्या होगा, इरिवर्सिबल पाथ का भी की एंट्रोपी होगी, क्योंकि आप रिवर्सिबली पाथ से जाएं या इरिवर्सिबल पाथ से जाएं, ठीक है, रिवर्सिबल पाथ से जाएं या इरिवर्सिबल पाथ से जाएं, एंट्रोपी चेंज दोनों के केस में इक्वल होती है। ये आपने निकाला है, ये आपने ऊपर बात की है। तो डेल्टा एस सिस्टम जो होगा ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर इरिवर्सिबल पाथ के थ्रू अगर आप जा रहे हैं, कोई भी इरिवर्सिबल पाथ है, तो इरिवर्सिबल पाथ में हमेशा सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। ये जो कंडीशन अप्लाई की है ये फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, यानी कि, और आप जानते हैं इस इरिवर्सिबल प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, आइसोलेटेड सिस्टम है तो। अब अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो क्या होगा, तो समझिएगा जरा। अगर आइसोलेटेड सिस्टम आपका नहीं है तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा समझिएगा जरा। ये चीज तो आप मानते हैं ना कि मान लीजिए ये यूनिवर्स है आपका, जिसमें ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। इस पूरे चीज को, इस पूरे को, इस पूरा पूरा जो दिख रहा है आप, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, इस पूरे को मिला के आप इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बताइएगा जरा। पूरा यूनिवर्स तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है ना भाई, बताइएगा। तो आपका यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। क्यों आइसोलेटेड सिस्टम होगा भाई, आप कहते हैं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग गिव यूनिवर्स। अब वो यूनिवर्स आपका जरूरी नहीं है कि पूरा यूनिवर्स आप इमेजिन कीजिए, पूरे यूनिवर्स को आप इमेजिन मत कीजिए। आप, आपके दिमाग में सब तरह सारे ग्रह और तारे और ये सब चल रहे होंगे। आपका यूनिवर्स हो सकता है, अगर आप एक लैब में काम कर रहे हैं तो आपका यूनिवर्स आपका रूम हो सकता है। आप जिस लैब में काम कर रहे हैं वो आपका आपके लिए सिस्टम हो सकता है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, जो भी आप हीट देंगे सिस्टम सराउंडिंग को देंगे, या जो भी हीट लेंगे सराउंडिंग से लेंगे सिस्टम को देंगे। तो दोनों मिला के अगर सबको मिला दें तो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ ना किसी बाहरी वस्तु से। हुआ क्या, किसी बाहरी चीजों से कोई एक्सचेंज हुआ क्या यहाँ पे हीट का, नहीं हुआ, कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। यानी कि पूरा का पूरा आपका यूनिवर्स जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। यानी कि यूनिवर्स जो होता है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यूनिवर्स इज अ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। यूनिवर्स जो होता है आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। और अभी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आपने देखा है कि डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन जीरो होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। यानी कि डेल्टा एस, यानी कि यहाँ पे डेल्टा एस किसका होगा, सिस्टम का भी होगा और सराउंडिंग का भी होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि डेल्टा एस टोटल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा एस टोटल जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। यानी कि टोटल का मतलब यहाँ से क्या मतलब है, यूनिवर्स का।
और यूनिवर्स का मतलब आपका टोटल। डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और डेल्टा एस यूनिवर्स को मैं डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग मान सकता हूँ। तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक बार फिर से समझिएगा इस बात को, बहुत ही गहराई वाली बात है, बहुत ही गहराई वाली बात है, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैंने क्या किया है, एक बार फिर से मैं ये पिक्चर बना के समझाने की कोशिश करूँ तो शायद आपको शायद फिर से समझ में आएगा। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पीवी डायग्राम बनाया है आपने और आप ए से बी स्टेट में जा रहे हैं, और मान लीजिए वो आप इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और मैंने क्या किया, ए से बी में जाने के लिए भाई एक इरिवर्सिबल पाथ था, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज नहीं निकाल सकते हैं, तो मैंने ए से बी के ही करस्पॉन्डिंग एक इमेजनरी रिवर्सिबल इमेजनरी रिवर्सिबल पाथ क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। साइक्लिक प्रोसेस हो गया तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए आप जानते हैं, आपने कंडीशन पढ़ी थी कि क्यू बाई टी समेशन ऑफ क्यू बाई टी अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो या तो 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा, है कि नहीं। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो लेस देन 0 होगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इक्वल टू 0 होगा। तो पूरा ए से बी जो साइक्लिक प्रोसेस है ये है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसका कुछ पार्ट रिवर्सिबल है लेकिन कुछ पार्ट उसका इरिवर्सिबल है, इसलिए पूरा प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल बन जाता है। तो इस प्रोसेस के लिए मैं ये कंडीशन या ये कंडीशन बोल सकता हूं, बताइएगा जरा। ठीक है, समेशन ऑफ क्यू बाई टी इज 0। अब क्यू बाई टी जो है ए से बी में जाने के लिए क्यू इरिवर्सिबल बाई टी है, और बी से ए में जाने के लिए क्यू रिवर्सिबल बाई टी है, रिवर्सिबल पाथ के थ्रू गए हैं, और उसकी वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, दिस इज नॉट एंट्रोपी। इसको आप, मैं ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत सोचिएगा कि बाद में मैं इसी चीज को एंट्रोपी कह रहा हूं, लेकिन अभी जो है ये एंट्रोपी नहीं है। दिस इज नॉट एन एंट्रोपी। ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ये एंट्रोपी नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एंट्रोपी हमेशा जब भी आप किसी भी प्रोसेस के लिए निकालते हैं तो क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है। एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इज क्यू रिवर्सिबल बाई टी। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी आप नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा कान घुमा के पकड़ना पड़ता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एक इमेजनरी रिवर्सिबल प्रोसेस हमें अज्यूम करना पड़ता है, और उस एजम्पशन से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिमिट चेंज कर दी। लिमिट चेंज करने के लिए सिंपल सा एक इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा रूल लगाया मैंने कि अगर जो लिमिट्स हैं उनको अगर हम बदलते हैं तो साइन माइनस में हो जाता है। यानी कि b से a को अगर मैं a से b में किया तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ठीक है, ओके, तो ये कंडीशन आ गई, या फिर यहाँ से ये वाली कंडीशन आ गई, नीचे वाली। अब मैं क्या मान रहा हूं कि मान लीजिए कि ये जो सिस्टम था आपका, ए से जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट ए से बी में गए हैं आप, अगर वो एक सिस्टम था आपका, और अगर वो एक आइसोलेटेड सिस्टम था, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्यू इरिवर्सिबल तो 0 हो जाएगा, और क्यू इरिवर्सिबल 0 हो जाने का मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब आपको शायद एक बात यहाँ पे चुभ रही हो कि सर ये बताइए, आपने इसको तो 0 कर दिया, यहाँ पे क्यू इरिवर्सिबल आप कह रहे हैं 0 है, तो क्या ये बी से ए 0 नहीं होगा? नहीं भाई, वो 0 क्यों होगा, वो तो एक इमेजनरी पाथ है। आ रही बात समझ में? बी से ए में जो एक रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, प्रोसेस अलग अलग है, तो हो सकता है इरिवर्सिबली
इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जीरो हो, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो जीरो, वो तो एक इमेजनरी बात है, उसकी वैल्यू कुछ होगी, तो मैंने उसको जीरो नहीं किया, तो क्यू रिवर्सिबल बाई टी जो होगा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, क्यू इरिवर्सिबल बाई टी को मैंने जीरो, क्यू इरिवर्सिबल को जीरो कर दिया। और जैसे ही जीरो किया, मुझे क्या मिल गया, यहां से क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी इज ग्रेटर देन जीरो। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरा बताइएगा, यही तो मिलेगा ना, अगर क्यू इरिवर्सिबल को जीरो कर दूं मैं, ये मिल गया। और इसी चीज को तो एंट्रोपी कहते हैं भाई, सिस्टम की एंट्रोपी यही तो होती है। तो डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो, आइसोलेटेड सिस्टम है अगर तो उसके लिए, और आइसोलेटेड है और रिवर्स इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसके लिए सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा जीरो से ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके लिए एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी सिस्टम की। अब ये तो सिस्टम के लिए, इसको मैं ओवरऑल कैसे अप्लाई करूं, तो ओवरऑल इसको अप्लाई करने का तरीका यह है कि पूरे यूनिवर्स को मैं एक सिस्टम मान लूं, पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम मान लूं। तो पूरे यूनिवर्स को जैसे ही मैं एक सिस्टम मानूंगा, वो यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। यूनिवर्स इज ऑलवेज अ आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम जो हीट देगा वो सराउंडिंग लेगा, सराउंडिंग जो हीट लेगा वो सिस्टम लेगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होता रहेगा, लेकिन ओवरऑल यूनिवर्स में क्या कोई एक्सचेंज होगा, क्या नहीं होगा। ओवरऑल यूनिवर्स में कोई एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, यानी कि ओवरऑल यूनिवर्स को एक आप आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। तो जो आपने यहां से कंडीशन निकाली थी, डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो, ये अगर यूनिवर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्स इज अ सिस्टम, एंड इफ यूनिवर्स इज अ सिस्टम देन फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो कंडीशन क्या मिलेगी, डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो, या डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यही तो यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज होगी, सिस्टम में कितनी एंट्रोपी चेंज हुई, सराउंडिंग में कितनी एंट्रोपी चेंज हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन पे हम पहुंच गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो कंडीशन है स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन है। कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसके लिए सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी का सम हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। यहां से आप ये भी बोल सकते हैं कि इफ डेल्टा एस टोटल, टोटल यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, इरिवर्सिबल होगा। प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो है तब प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और अगर इफ डेल्टा एस टोटल जीरो आ गया, डेल्टा एस टोटल जीरो कब आएगा, किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल जीरो कब आएगा भाई, यहां पे आपने लेस वाली कंडीशन लगाई थी। अगर ये भी रिवर्सिबल हो जाए, ये भी रिवर्सिबल हो जाए, तो रिवर्सिबल पाथ हो जाएगा। रिवर्सिबल पाथ के लिए इक्वल्स टू जीरो होगा, इक्वल्स टू जीरो होगा तो यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशन आएगी, यानी कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, प्रोसेस इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है इसका मतलब सिंपली बात यह है कि सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, यानी कि यहां से एक और बात
निकल के आती है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम और सराउंडिंग जो है आपस में इक्विलिब्रियम में है। समझिएगा, ठीक है, क्लियर है। कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। इसको एक और तरीके से समझिएगा, ये तीन कंडीशन आपको समझ में आई हो, आई होप। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्पॉन्टेनिटी की, ठीक है। एक और बात मैं वहां पे बताना चाहता हूं। मान लीजिए ए और बी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल रिएक्शन लिखता हूं मैं। तो शुरू में ये प्रोसेस कैसा रहा होगा? शुरू में इक्विलिब्रियम तो अटेन नहीं हुआ होगा। इक्विलिब्रियम तो आफ्टर सम टाइम अटेन होता है, बताइएगा, होता है कि नहीं होता है? ए और बी के बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद अटेन होता है। यानी कि जब तक ये प्रोसेस चल रहा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ए से बी में प्रोसेस चल रहा होगा, और जब तक ये प्रोसेस चल रहा होगा, प्रोसेस की सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही होगी। यानी कि अगर मैं एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक कर्व ड्रॉ करूं, कर्व किसके किसके बीच में? डेल्टा एस और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बीच में एक कर्व ड्रॉ करूं, तो वो कर्व कैसा आएगा? जैसे जैसे रिएक्शन चलता जाएगा, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इक्विलिब्रियम पे आपने पढ़ा कि डेल्टा एस टोटल जीरो होता है। डेल्टा एस टोटल का जीरो का क्या मतलब है? चेंज कुछ नहीं हो रहा है, डेल्टा एस जीरो हो गया, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं, कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया होगा। अब कोई चेंज नहीं हो रहा है डेल्टा एस में, अब रिएक्शन के डेल्टा एस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है किसी भी प्रोसेस में अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है, तो एट इक्विलिब्रियम सिस्टम में चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है? जीरो के बराबर होती है। सॉरी, मैक्सिमम हो जाती है। धीरे धीरे बढ़ेगा एंट्रोपी, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इक्विलिब्रियम पे अब कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि अब वो मैक्सिमम पे पहुंच चुका होगा। यानी कि यहां से आप क्या कह सकते हैं, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, यहां से आप ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे किसी भी रिएक्शन की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, क्योंकि उसके बाद रिएक्शन हो ही नहीं पा रहा है। यानी कि जितनी एंट्रोपी मैक्सिमम पे पहुंचनी थी अब पहुंच गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां से आपको मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज मैक्सिमम। एंट्रोपी मैक्सिमम होती है एंड डेल्टा एस यानी कि चेंज, एंट्रोपी में चेंज उस समय क्या आता है? जीरो होता है। अब कोई चेंज नहीं हो सकता, वहां पे आके कांस्टेंट हो गया है, ठीक है ना। यानी कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस की वैल्यू, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होती है। यहाँ पे डेल्टा एस मत लिखिए, यहाँ पे एस लिखिए। तो एस बढ़ता जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। इक्विलिब्रियम पे आने के बाद एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी जीरो है। बताइएगा, समझ में आई बात? यहां तक क्लियर है? तो इसी बात को लिख लेते हैं जरा, इसी बात को लिख लेते हैं। बिफोर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिफोर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंट्रोपी
of an isolated system increases and become constant at equilibrium. ठीक है, सो डेल्टा एस टोटल बराबर 0, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि चेंज अब कुछ नहीं होगा, और इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सो डेल्टा एस इज 0, और इक्विलिब्रियम पे ये वाली बात, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज मैक्सिमम। ठीक है, ये बात को पहले लिखें, ऊपर वाली बात को बाद में लिखें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब इतना सब पढ़ने के बाद, इतना सब हमने पढ़ लिया, अब इतना सब पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल सेकेंड लॉ कहता क्या है। सेकेंड लॉ देखिएगा, एक हाथी का हाथी है, समझ लीजिए, बहुत ही बड़ा है, कई लोग उसको अपनी तरह से अलग अलग तरह से बोलते हैं, सब बात कहना एक ही चाहते हैं, सबका कोर एक ही है। जैसे आप हाथी को किसी अंधे को दे दीजिए, बहुत सारे अंधे हैं, नहीं पता है उनको हाथी कैसी है, और फिर अगर पूछा जाए भाई हाथी कैसी है, तो जो पूंछ छू रहा होगा वो कहेगा झाड़ू जैसी है, जो पैर छू रहा होगा उसका वो कहेगा यार ये तो पेड़ के जैसा है, जो उसके कान छू रहे होंगे जिस जो वो कह रहा होगा कि भाई सूप के जैसा है, सूप होता है ना गांव में, इससे किया जाता है, तो मतलब इस तरह से, तो लोग अलग अलग तरीके से एंट्रोपी को एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग तरीके से, कहना सब एक ही चाहते हैं कि भैया जो है वो हाथी है, ठीक है, लेकिन उसी चीज को अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं। तो इसके खूब सारे स्टेटमेंट मिलते हैं, सेकंड लॉ के खूब सारे स्टेटमेंट मिलते हैं, खूब सारे। जैसे जैसे हम अगर स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेटमेंट क्या होता है सेकंड लॉ का, तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट होता है वो यही है कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, यानी कि कोई भी प्रोसेस चल रहा है तो उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, काम चल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने से, आपके पढ़ने से यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही होगी। कोई भी काम आप कर रहे हैं, दैट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेचर में कोई भी काम हो रहा है, कुछ भी आप कह लीजिए, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि यूनिवर्स की एंट्रोपी इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यही आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि टोटल ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, सो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजेज ड्यूरिंग, कोई भी प्रोसेस है, ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉट रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड सिंस all natural process are spontaneous, जितने भी प्रोसेस होते हैं वो
स्पॉन्टेनियस होते हैं। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। हर समय, हर एक क्षण, हर एक पल यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, यहां से एक और बात निकल के आती है, अगर हर समय बढ़ रही है, बढ़ी रही है, बढ़ी रही है, हर प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है और हर प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है, तो यहां से एक दूसरी बात निकल के आती है, एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बताइएगा, समझ में आ रही है बात? बोलिएगा भाई। एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एंट्रोपी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी भी प्रोसेस में। ऐसा नहीं होगा कोई भी प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी पूरे यूनिवर्स की कम हो जाए। हाँ, सिस्टम की कम हो जाएगी, लेकिन सराउंडिंग की कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी। ओवरऑल एंट्रोपी, सिस्टम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, याद रखिएगा। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। बहुत ज्यादा होगी तो जीरो हो जाएगी, यानी कि कुछ ना बढ़े। या तो कुछ नहीं बढ़ेगी या तो बढ़ेगी, घटेगी कभी नहीं। मतलब एंट्रोपी को आप हमेशा क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड, जैसे फर्स्ट लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यहां भी वही बात है। एंट्रोपी एंट्रोपी यहाँ पे क्रिएट तो कर सकते हैं, वहां पे पढ़ा था हीट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आ रही बात? एंट्रोपी बहुत ही मजेदार सा स्टेटमेंट है। एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आ रही है बात? बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया। ये आप स्टेटमेंट वन अगर कह रहे हैं तो इसको आप दूसरा स्टेटमेंट कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तीसरी बात की बात करें। तो आपने किसी भी प्रोसेस के लिए जो ईटा निकाला था, कोई भी प्रोसेस अगर चल रहा है तो ईटा आपने जो निकाला था वो आपने निकाला था T2 माइनस T1 बाई T2, ये निकाला था आपने। तो चलिए जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 1 माइनस T1 बाई T2, ईटा ये आ जाएगा। किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए जो ईटा होगा वो 1 माइनस T1 बाई T2 होगा। अच्छा, अगर आप एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकिए। तो एक बार में सर पहचान ही नहीं पाया आपको।
हाँ, जरा समझिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ईटा बराबर 1 - T1/T2 होगा। अब T1 की कुछ तो वैल्यू होगी ना भाई, T2 की कुछ तो वैल्यू होगी। क्या T1/T2 जीरो हो सकता है क्या? बताइएगा जरा। T1/T2 इफ T1/T2 इज जीरो, इसका क्या मतलब होगा? आइदर T1 बराबर 0 केल्विन और T2 बराबर इनफाइनाइट केल्विन। दोनों अनअचीवेबल है। अचीव कर सकते हैं क्या? ना तो 0 केल्विन अभी तक अचीव किया जा सका है, ना ही इनफाइनाइट केल्विन। कोई भी ना तो 0 केल्विन पे जा सकते हैं, ना तो इनफाइनाइट पे जा सकते हैं। कहने का क्या मतलब है? T1/T2 की कुछ तो वैल्यू होगी पॉजिटिव में। ना तो T1 नेगेटिव हो सकता है, ना तो T2 नेगेटिव हो सकता है। समझिएगा जरा, यानी कि कुछ तो वैल्यू होगी। और अगर कुछ तो वैल्यू होगी तो एक में से कुछ घटाएंगे आप, कुछ तो घटाएंगे। कुछ तो घटाएंगे तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी प्रोसेस है, अगर कोई भी प्रोसेस, उसका ईटा जीरो हो ही नहीं सकता, उसकी एफिशिएंसी जीरो हो ही नहीं सकती। ठीक है? हो सकती है क्या? बताइएगा। नहीं हो सकती है। तो यही आपका स्टेटमेंट नंबर 3 है। तीसरा स्टेटमेंट कह लीजिए, S3 कह लीजिए इसको। S3 स्टेटमेंट नंबर 3 कि फॉर एनी प्रोसेस 100% कन्वर्जन, 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। अभी तक प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूं तो सेकंड लॉ पे, तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट लॉ के जो भी बचे खुचे प्रॉब्लम्स हैं जल्दी जल्दी कर जाइए। ठीक है? जल्दी जल्दी जो भी इसके प्रॉब्लम्स हैं फर्स्ट लॉ के, उसको कर जाइए। क्योंकि एक बार प्रॉब्लम इसकी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप वहां पे बिजी हो जाएंगे। लेक्चर को एक बार ट्राई कीजिएगा, सुनने की, समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है? 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है कि आप हीट को पूरा का पूरा, एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। ठीक है? इसको आप लिख सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोसेस कैन नेवर बी 100%। ये भी कहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी कहता है हीट का वर्क में 100% कन्वर्जन नहीं हो सकता है। ठीक है? एफिशिएंसी 100% कभी किसी भी प्रोसेस की नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां से एक बहुत ही आयरॉनिक बात है, बहुत ही आयरॉनिक बात है कि मैं कह रहा हूं कि 100% कन्वर्जन हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल, बट 100% कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट इज पॉसिबल। ठीक है? नोट करके ये बात लिख लीजिएगा, नोट करके, नोट क्या, बट 100% कन्वर्जन ऑफ ही ऑफ वर्क इनटू हीट इज पॉसिबल। ये तो हो सकता है ना भाई। आप कोई भी वर्क कर रहे हो, तो वर्क कर रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा, किसी भी एनर्जी के फॉर्म में जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? साउंड के फॉर्म में जा रहा होगा, या फिर हीट के फॉर्म में जा रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जा रहा, जो भी आप काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो उसका, कुछ तो कहीं जा ही रहा है। और कहीं ना कहीं जा रहा है, तो
वो हीट तो अल्टीमेटली प्रोड्यूस होगा ही। हीट मतलब इट इज नॉट जस्ट हीट, जो आप गर्मी महसूस करते हैं वही हीट नहीं है। हीट मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी ना किसी एनर्जी में तो जा ही रही होगी, वर्क कर रहे हो तो आप, तो वो तो ऑब्वियसली बात है। तो वर्क को हीट में कन्वर्जन 100% पॉसिबल है, लेकिन हीट से आप कुछ वर्क कर ले पाए वो पॉसिबल नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ लॉस जरूर होगा आपका, हमेशा कुछ ना कुछ लॉस जरूर होगा। अगर आप 100% कन्वर्जन कर पाते तो आपके इंजन की एफिशिएंसी, गाड़ी का माइलेज हो सकता है कि वो 250-300 पे पहुंच जाता, 250-300 तक माइलेज होता, अगर एफिशिएंसी आपकी 100% इंजन की हो जाए तो। पॉसिबल ही नहीं है। वो तभी पॉसिबल है जब आपका एनवायरनमेंट सराउंडिंग 0 केल्विन पे पहुंच जाए, सिंक का टेम्परेचर 0 हो जाए केल्विन। वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज स्टेटमेंट 3। चौथा स्टेटमेंट देख लीजिएगा, स्टेटमेंट चौथा, स्टेटमेंट 4। सारी बातें वहां से निकल के आती है जो मैंने बात ऊपर पढ़ाई है। ठीक है, ये बताइए यहाँ पे, ओ, इसको दूसरे तरीके से समझिए कि आप, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T1, दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T2, और T2 इज ग्रेटर देन T1। तो हमेशा क्या होगा, T2 अगर ज्यादा है तो हीट का ट्रांसफर T2 से T1 की तरफ होता है। ये हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, उल्टा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, अपोजिट प्रोसेस। यानी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट चला जाए, वो भी बिना किसी वर्क के किए हुए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वे हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू a high temperature object without doing any work। ऐसा नहीं है काम ही नहीं कर सकते हैं आप। फ्रीज जो होता है घरों में, रेफ्रिजरेटर, वो यही काम करता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। हीट को आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे नहीं भेज सकते हैं, हमेशा हाई से लो में ट्रांसफर होगा, लो से हाई में ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर हाई से लो में करना है आपको तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये आपका स्टेटमेंट 4 है। और भी बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। जैसे यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको, एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ से एक सिचुएशन आप समझिएगा, इसी को अल्टीमेट सिचुएशन समझिएगा, इसकी इसी की अल्टीमेट सिचुएशन समझिएगा। मान लीजिए प्रोसेस नेचर में आपका हो रहा है, हर प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है। तो अगर आप सोचिए तो कभी ना कभी तो ऐसा आएगा ना कि यूनिवर्स की एंट्रोपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी, फर्दर नहीं बढ़ पाएगी। यानी कि फर्दर कोई काम नहीं हो पाएगा यूनिवर्स में, कोई काम नहीं हो पाएगा, यानी कि सब खत्म, जीरो, कोई कुछ नहीं होगा, कोई भी प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा इन दैट सिचुएशन। यानी कि जो जहां है सब ठप खत्म। समझ रहा है? तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और कई बार आता है, इसको हम थर्मल डेथ कहते हैं। थर्मल डेथ यानी कि उस समय आप हीट का ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं आप। नॉट ओनली थर्मल डेथ, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी जो होगी अपने चरम पे होगी। परेशान मत होइए, ये कभी होगा नहीं।
क्योंकि यूनिवर्स अपने आप में बहुत विशाल है, ठीक है, और हम इसके बहुत छोटे से पार्ट हैं। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार हम बहुत अत्याचार मचा रहे हैं, तो शायद ऐसा ना हो, और भी अत्याचार मच रहे हों, और भी बहुत कुछ चीजें हो रही हों। हम थोड़े से, एक बार सुनामी आ जाता है, घबरा जाते हैं। किसी ग्रह पे हो सकता है हर 5 मिनट पे, 10 मिनट पे सुनामी आती ही रहती हो, पॉसिबल है, ऐसा होता भी है, ठीक है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ घट रहा है, बहुत विशाल विशाल घटनाएं घट रही हैं, उससे भी सिस्टम, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। तो हम जो कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा, कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि इफेक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट हम नहीं क्रिएट कर रहे होंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि इतना बड़ा मिल्की वे, और दैट इज नॉट अ सिंगल मिल्की वे, मिल्की वे ही इतना बड़ा है, और वो मिल्की वे भी कई मीन्स गैलेक्सीज से मिलके बना हुआ है। और उस मिल्की वे में एक छोटे सा पार्ट है सोलर सिस्टम, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। और उस, आपको जो इतना विशाल सोलर सिस्टम लगता है, उसके एक छोटे से ग्रह पे हैं आप, और आप इतने छोटे छोटे प्राणी हैं। मतलब यू आर नथिंग, ऐसे समझिए। तो हम, हमारी घटनाओं से बहुत ज्यादा यूनिवर्स की एंट्रोपी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यूनिवर्स की एक हाइपोथेसिस है ये कि भाई, आप यहाँ पे बात आई तो ये भी बात आएगी कि यूनिवर्स की एंट्रोपी इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग। और एक ऐसा समय आएगा जब यूनिवर्स की एंट्रोपी अपने मैक्सिमम पे होगी। उस समय फर्दर आप एंट्रोपी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और फर्दर एंट्रोपी को क्रिएट नहीं कर सकने का क्या मतलब है कि अब कोई भी प्रोसेस, कोई भी नेचुरल प्रोसेस नहीं होगा, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। सब ऐसे रुक गया, ऐसे समझिए। अब मूवीज देखते हैं ना, जब ब्रह्मा जी विष्णु जी कुछ सोचते हैं या कुछ करते हैं तो ऐसे रुक जाता है सब। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन विल हैपन एट दैट टाइम। सब जीरो, सब खत्म, कुछ नहीं हो पा रहा। ये बात हो गई थियरेटिकल पार्ट की। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं भाई, आज सब ठीक ठाक है ना? सब समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, सब समझ में आ रहा है। सब समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओके, एक बार रिवीजन भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। सूरज, समझ में आ रही है बातें? यस सर। सेकंड लॉ ऑफ तो पढ़ा ही होगा पहले से। यस सर, पढ़े। चलिए, तो आगे बात करते हैं अब हम लोग अब आगे बात करते हैं। 8:22 हो गया। आज मैं थोड़ा सा सोच रहा था पहले छोड़ने के लिए। एक्चुअली आज घर में मेरे पूजा है। आज हमारे सावन का अंतिम सोमवार है, श्रावण मास का। तो घर में पूजा है, तो मैं सोच रहा था थोड़ा सा पहले छोड़ दूं आप लोगों को। चलिए, तो फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट कल करें, बताइएगा जरा। हाँ सर, ठीक है। ठीक है सर। यस कैलकुलेशन सर। पार्ट थोड़ा सा कल करते हैं, क्योंकि एक्चुअली आज पूजा है। तो अब एक्चुअली अब प्रॉब्लम्स इस पे क्रिएट होंगे, अब बनेंगे प्रॉब्लम। अब जो पढ़ाऊंगा उससे प्रॉब्लम बनेंगे। हालांकि जो पहले भी पढ़ाया है उससे भी प्रॉब्लम्स, मतलब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बनेंगे, थियरेटिकल प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम उससे भी बनते हैं, जो भी मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया है, यहाँ से भी प्रॉब्लम बनते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बनते हैं, थियरेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं बनते हैं। तो ये है, तो कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, करें इसको एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो एक बार ट्राई कीजिएगा कि करें। आज के लिए इतना ही करते हैं। एक्चुअली आज, एक्चुअली मेरी प्लानिंग थी आज वाली क्लास को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करा देने की, थोड़ा सा दोपहर दोपहर में, लेकिन मैं बोलना भूल गया। और जब तक बोलता, कल शेड्यूल भी बड़ा पहले डाल दिया था इन्होंने। तो फिर जब
शेड्यूल एक बार आ गया तो फिर मैंने कहा कि अच्छा शेड्यूल आ गया है तो फिर चलिए ठीक है। अच्छा आप लोगों को इस पे आईडी मिल गया था क्या? हेलो, नहीं सर, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। नहीं सर, प्रिज्म प्रिज्म पे कुछ मोबाइल से लॉगिन किया था। प्रिज्म पे कुछ किया था? प्रिज्म पे प्रिज्म इंस्टॉल सर किया कि लॉगिन नहीं? आईडी और पासवर्ड मैसेज से भेजने वाले थे, वो अभी तक तो नहीं आया। अच्छा अभी तक किसी का नहीं आया है? नहीं आया सर। नहीं सर, ठीक है। सर वो कॉलेज में जो हमने नंबर दिया है ना, उससे हम्म, वो ओटीपी आता है, उससे लॉगिन हो गया। हो गया लॉगिन? हाँ हो गया, दीप सर ने बताया था वो नंबर अच्छा डाल के करो। हाँ तो वही नंबर डाल के ही करना है, तो एक बार करके बाकी लोग कीजिए। आपको आया था बेटा? हाँ हो गया, नहीं आया था लेकिन नंबर डाल के वो ओटीपी आ गया, फिर लॉगिन हो गया। नहीं, जैसे मैं ये कह रहा हूँ प्रिज्म से लॉगिन किया था आपने ये लेक्चर के लिए, प्रिज्म पे लॉगिन किया था या फिर जो मैंने लिंक भेजा था वहां से भी किया था? लिंक से किया तो वो प्रिज्म से बहुत घूम फिर के आना पड़ता है सर। अच्छा ओके। तो प्रिज्म पे आपको नोटिफिकेशन आया था कि मेरी क्लास है अभी? नहीं, लिंक वो मैंने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया था। अच्छा 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 अच्छा, एक बार करके देखिएगा बेटा कि आ रहा है कि नहीं, लिंक आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। क्योंकि एक्चुअली ये है कि वो लिंक आ जानी चाहिए आपके पास बिना मेरे भेजे, यही सिस्टम है उसका। तो एक बार चेक कीजिएगा कि क्या जो लिंक मैं भेजा मैंने वो आपके पास बिना मेरे भेजे आपके पास प्रिज्म के थ्रू आया कि नहीं, क्योंकि इसीलिए तो हम लोग पे ही कर रहे हैं उनको, इसीलिए तो सब चल ही रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।